सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? ओके, सो हम भी ठीक हैं और भगवान की दुआ से आप लोग भी ठीक ही होंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज। सो टुडेस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, जैसे कि मैंने कहा था, जो इस बार की वीडियो में एक एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लाएंगे जो ऑलरेडी जेई एडवांस में आ चुका है। उस साल हम टाइटल में ही दे दिए हैं, इस साल में आया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेस्ड है, देखिए थ्री मेन चैप्टर्स में। ओके, सो वो 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर मैट्रिक्स, सेकेंड चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड चैप्टर दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, ये तीनों चैप्टर में बेस्ड है, जो बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जानते ही होंगे जो मैथ्स लेके पढ़ते होंगे। सो क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए हैं। सो चीयर अप गाइस फॉर द क्वेश्चन। ओके, मैं आप लोग तो क्वेश्चन देख लिए हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन एक बार। आई होप यू ऑल कैन सी प्रॉपरली। ओके, इस इट इज अ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स ऑफ 3x3 order, 3x3 order. Okay, now there are two events. First event is, जो पहली घटना है, पहली घटना ना, एक मिनट पहले, ये जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, इसमें हम डालेंगे एलिमेंट, डालेंगे किस एलिमेंट डालेंगे? एक 0 एक 1, यही दोनों हम डाल सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं डाल सकते। ओके, ये वाला दिया हुआ है। और दो इवेंट है। सो पहला इवेंट है कि A belongs to S such that determinant of A equal to 0. ओके, मतलब ए जो है ना, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो वाला एस में बिलोंग्स करता है। इस मतलब ये मैट्रिक्स में बिलोंग करता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब जो डिटर्मिनेंट ए का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू है 0। ये वाला पहला इवेंट हुआ। और सेकेंड इवेंट है कि ए बिलोंग्स टू एस, सम ऑफ द एंट्रीज मतलब ए जो मैट्रिक्स होगा उसका जो एंट्रीज होगा उसका जो सम होगा, वो सम कितना आएगा? वो सम आएगा 7। ओके, ये वाला इवेंट 2 है। नाउ आपको फाइंड करने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट E2, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय E2। ये आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ओके, अब देखिए इसको हम कैसे निकालें। पहले आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लेके ट्राई कीजिए, अच्छे से कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। So don't worry for those guys who cannot able to solve the question properly. Okay, learn the concept. Okay, now probability of E1 given that E2, what it means? इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है सिंपल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यही इसका मीनिंग है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? तो अगर ये है तो हम एक एक करके इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहले हम देख लेते हैं ये कितना केस होगा E2 का कितना केस आएगा, मतलब कितना E2 इवेंट में कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो E2 इवेंट क्या था क्या? सम ऑफ मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स इज 7, मतलब 7 होगा, ठीक है। और हम मैट्रिक्स कैसे भर सकते हैं? 0 1 1 0 1, ये दोनों एलिमेंट है सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है, तो ये दोनों से ही हमको भरना है, तो हमको 7 चाहिए। तो सिंपल है, हम 2 को 0 बैठा देंगे और जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स है उसको हम एक लिख देंगे, यही वाला हो जाएगा 7। देखिए इसका सम कितना होगा? 7 ही आ रहा है, तो इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा, वही वाला होगा E2 इवेंट, है कि नहीं? इतने को मैट्रिक्स आएगा,
तो इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब कितने को मैट्रिक्स आ सकता है इस तरह से, कितना आ सकता है? सिंपल है, 9 गो घर है, 9 गो में हम 2 को चूज कर लेते हैं। 2 को क्या चूज किया, ये 2 को 0 आएगा, और जो रेस्ट ऑफ द नंबर है तो हम सोच लिए एक हो चुका है, तो यही वाला होगा इसका वैल्यू। और हम दूसरे तरफ से भी सोच सकते हैं, 9 गो में 7 को चूज कर लेते हैं। 7 को मतलब जो 7 को एक है उसको हम चूज कर लेते हैं, मतलब चूज करने का नहीं, 7 गो में मतलब 9 गो घर में 9 गो घर है, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से 9 गो घर है। उस घर में 7 गो हम एक बैठाएंगे, तो हम कितने तरफ से बैठा सकते हैं, मतलब कितने तरह से बैठा सकते हैं? 9 से 7, और रेस्ट तो 2 0 ही होगा, तो इस तरह से हम ये वाला लिख सकते हैं। दोनों तो एक ही है कि नहीं? तो इसका वैल्यू कितना आएगा हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n ऑफ E2 कितना है? 9C7 है कि नहीं? 9C7। अब नेक्स्ट देखिए, अब निकालेंगे n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 है कि नहीं? अच्छा देखिए, इसका मीनिंग आप पहले समझिए, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब ये उस मैट्रिक्स को मतलब उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है जिस मैट्रिक्स में सम ऑफ एंट्री 7 भी होगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 भी आएगा। समझ पाए क्या बोल रहे हैं हम? ये उस मैट्रिक्स का जो एंट्रीज है उसका जो सम होगा वो वाला 7 भी आएगा, और जो डिटरमिनेंट है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू है उसका वैल्यू भी 0 आएगा। समझे? ये वाला इसका मीनिंग है। ओके, तो इस तरह से हम कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं? 3 क्रॉस 3 का कितना मैट्रिक्स? सम तो 7 ही होगा, मतलब यही वाला होगा। तो हम इसको हमको देखना पड़ेगा, जो डिटरमिनेंट वैल्यू है उसको 0 लाना पड़ेगा। अब देखिए, तो किस तरह से? तो ऐसा ही हम एक सैंपल मैट्रिक्स उठा सकते हैं, 0 0 1 1 1 1 1 1 1। इसको हमको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आए। तो अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आना पड़ेगा तो मैट्रिक्स का जो रूल है ना, जो 2 कॉलम और 2 जो रो होता है उसको सेम रहना पड़ेगा, तभी उसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो 0 है। तो इस मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है? 0 है, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है? 0 है। तो इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो इस टाइप का हम कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसका ना कि जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 0 है। तो दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 2 को रो को इक्वल करना पड़ेगा और 2 को कॉलम को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 को रो इक्वल है, तो हम सिंपल अगर देखो इस 1 को हम यहाँ पर ला दे तो एक नया मैट्रिक्स बन गया है कि नहीं? और इस 1 को यहाँ पर ला दे तो एक और नया मैट्रिक्स बन गया। तो इस 2 रो को फिक्स करके हम कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं? 3 मैट्रिक्स बना सकते हैं। ओके, जिसका वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगा। काहे? क्योंकि ये दोनों तो हम तो फिक्स रखे ना, समझ में आ रहा है? ये दोनों फिक्स रखे, सिर्फ इसको चेंज किए ये 1 को, तो इस तरह से 3 बना सकते हैं। और देखिए हम क्या किए, इस रो को ऊपर भेज दिए, मतलब सेकंड में क्या किए, 1 1 1 लिखे, 1 1 1 लिखे एंड बीच में 0 0 1 डाल दिए। अब देखिए इसका भी तो वैल्यू 0 है। काहे 0 है? ये दोनों जो रो है वो तो सेम है, इक्वल है, तो इसका भी वैल्यू 0 है। तो अब देखिए इसको हम अरेंज किए। इसको तो अरेंज करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि ये तो सब एक ही है, तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसको ही हम अरेंज कर सकते हैं। अगर ये 1 को इधर डाल दे तो एक नया मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये 1 को इधर डाल दे तो एक नया मैट्रिक्स है, और ये खुद भी तो एक नया मैट्रिक्स है, तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, उसी तरह से हम एक और कर सकते हैं। इस रो को हम नीचे ला दिए, ये वाला ऊपर आ गया, तो इसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है, और सम तो हर जगह 7 ही है कि नहीं? तो इस तरह से हम 3 9 को कर सकते हैं। लेकिन यही क्या सफिशिएंट है? नहीं, एक और केस बन सकता है। ये तो रो का बात हुआ। अगर यही सेम केस कॉलम में भी हो जाता तो मतलब हम बोल रहे हैं कि देखिए 0 0 1 अगर कॉलम में होता तो 0 0 1 1 1 1 1 1 1, मतलब इसमें भी तो 9 केस आएगा ना। देखिए यहाँ पर 3 रो था इसलिए 3 3 3 आया, 3 बार 3 आया। यहाँ पर भी 3 रो है तो यहाँ पर भी कितना केस आएगा? 9 केस आएगा। सो टोटल कुल मिला के कितना केस हुआ? 18 केस हुआ। तो इतना ही पॉसिबल है, ठीक है?
उतना ही पॉसिबल है। अब सोच सकते हैं ये वाला, तो 18 को पॉसिबल है केस। तो इसका जो इस सेट में मतलब ये दोनों इवेंट में कितने को नंबर होगा? 18 को, है कि नहीं? और इसके पहले तो हम E2 में कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लिए 9C7 आएगा, है कि नहीं? तो अब देखिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आएगा इसका इसमें मतलब कितना को देखिए, एक मैट्रिक्स को चूज करने के लिए बोल रहा है कि नहीं? एक मैट्रिक्स को चूज करने के लिए बोल रहा है, और उसमें जो क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by E2 ये वाला कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम टोटल में से जितना को आएगा हम समझ लेते हैं x आएगा। तो टोटल में से a को सिलेक्ट करना, मतलब कि x से तो लिखेंगे ना, मतलब x फैक्टोरियल लिख सकते हैं, टोटल मैट्रिक्स समझ लीजिए x आया। तो हम x में से a को सिलेक्ट करेंगे, तो कितने किस तरह से, मतलब कितने को नंबर आएगा? x ही आएगा, तो x आया। और ऊपर में कितने को नंबर आएगा? 9C7, है कि नहीं? क्योंकि 9C7 इतने को मैट्रिक्स है, उसमें हम एक सिलेक्ट कर रहे हैं। इसका मीनिंग तो यही है, प्रोबेबिलिटी मीनिंग। तो ये वाला आया ना। अब नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ओके, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो इसमें कितना केस आएगा? वही x को में से यहाँ पर क्या कहता है इसमें? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कितना आएगा? x C1 y, क्योंकि हम x में से x सिलेक्ट करेंगे, तो x। और ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में आएगा सिंपल कि टोटल 18 को केस हुआ, तो 18 में से x सिलेक्ट करना है, तो x सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? टोटल 18 टाइप होगा, तो ये होगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वही वाला तो क्वेश्चन में पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by E2 वो होगा 18 by x by 9C7। सो 18 by 9C7। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल, और नीचे भी 7 फैक्टोरियल आएगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल मर जाएगा, और 9 minus 7 मतलब 2 यहाँ पर 4 आएगा, तो 18 minus 36 हाफ। देखिए प्रोबेबिलिटी कितना आया, देख पा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी आया हाफ। तो यही होगा इसका आंसर। तो समझ में आया? ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम था, और एक बेस्ट प्रॉब्लम था जो जेईई एडवांस में आया था प्रीवियस ईयर में। तो एंड करते हैं हियर, इसमें यहाँ पर एंड करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए। ओके, सो बाय बाय, अच्छे से रहिएगा।